नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाले इंडोनेशिया ने अब बैन हटाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने गुरुवार को कहा कि घरेलू खाना पकाने के तेल की आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है, जिसके कारण अब सोमवार से पाम ऑयल एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुकिंग ऑयल की आपूर्ति अब घरेलू बाजार की ज़रूरत की तुलना में अधिक हो गई है, इसलिए बैन हटाया जाएगा। बता दें, इंडोनेशिया पूरी दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन खुद स्थानीय स्तर पर इसकी कमी से जूझने के कारण इसने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसके कारण भारत समेत बाकी देशों में इसकी कीमतें बढ़ने लगी थी। मालूम हो कि मौजूदा वक्त में भारत देश में होने वाली कुल खपत का 65% तेल आयात करता है। आयात किए जाने वाले 65% तेल में 60% पाम ऑयल होता है। यही नहीं, भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल का आयात करता है और इसमें से 70% पाम तेल इंडोनेशिया से भारत आता है, जबकि 30% मलेशिया से आयात किया जाता है। गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के बाद भारत ने अपनी सबसे बड़ी खेप इजिप्ट को भेज दी है। इसके साथ ही भारत ने इजिप्ट को 61,500 टन गेहूं भेज दिया है। बैन के बाद कुल 61,500 टन शिपमेंट में से 17,160 टन गेहूं को सीमा शुल्क द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। दरअसल इससे पहले मिस्र सरकार द्वारा कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं के माल की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद सरकारी बयान में कहा गया कि मिस्र को गेहूं निर्यात में लगी कंपनी ने भी 61,500 मीट्रिक टन गेहूं की लोडिंग पूरी करने के लिए अनुरोध किया था, जिसमें से 44,340 मीट्रिक टन गेहूं पहले ही लोड किया जा चुका था और केवल 17,160 मीट्रिक टन लोड किया जाना बाकी था। यह नहीं, कम से कम 1 दर्जन देशों ने अधिक शिपमेंट के लिए डिप्लोमेटिक अपील भेजी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ी है और ये 3.5 रुपये महंगा हो गया है। अब 14.2 किलो के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपये हो गई है और ये गुरुवार से लागू हो गई। मुंबई में इसकी कीमत 1,002 रुपये, कोलकाता में 1,029 और चेन्नई में 1,018 रुपये 50 पैसे हो गई है। इस महीने ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा हुआ था। 24 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान जाएंगे। इस दौरान वो जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इस दौरान पीएम मोदी जापान के पीएम और अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके अलावा जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जापान में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ भी बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि विश्वविद्यालयों को वैचारिक लड़ाई का मैदान नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि विश्वविद्यालयों को वैचारिक संघर्ष के लिए कुश्ती का मैदान नहीं बनना चाहिए। विचारधारा के मामले में युवाओं को संघर्ष के बजाय चर्चाओं को जगह देनी चाहिए। जो श्रेष्ठ होगा वो स्वयं प्रकट होगा। हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? गृहमंत्री ने कहा कि एक नया आंदोलन हुआ जहां लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इस प्रक्रिया में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी अपना कर्तव्य याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं का देश, समाज और गरीबों के प्रति जो कर्तव्य है उसका उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1 साल जेल की सजा सुनाई है। सिद्धू की यह सजा 1988 के रोड रेज के एक मामले में सुनाई गई है। इस मामले में 65 साल के शख्स की मौत हो गई थी। इस शख्स का नाम गुरनाम सिंह था और वो पटियाला के रहने वाले थे। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1,000 रुपये का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने पिछले महीने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरनाम सिंह के परिवार की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा आदि नेताओं ने जाखड़ को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जाखड़ ने बीते शनिवार को कांग्रेस को अलविदा कहा था। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नेता पंजाब में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने सुनील जाखड़ को संगठन से 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की थी। हालांकि सुनील जाखड़ ने पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब वो फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेस मामले में 1 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। इस बीच कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये पंजाब और देश की बदकिस्मती है कि हमारे लोग गंभीर लोगों को नेता नहीं मानते हैं और ऐसे बड़े नौटंकीबाज को बड़ा नेता समझते हैं। उन्होंने सिद्धू पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा अध्यक्ष नहीं देखा जो उसी साख पर बैठकर उसी को काटता रहा हो।
उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी जी से कहा था कि सुनील जाखड़ और सिद्धू साहब को पार्टी से निकाल दो, शायद हमारी 3 से 4 सीटें बढ़ जाएं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एक निचली अदालत ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर बनी है। ये याचिका लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर की गई है, जबकि इससे पहले मथुरा की अदालत ने इस तरह की याचिका को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। इस मामले में कई हिंदू संगठनों की ओर से भी अदालत में तमाम याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही दायर की गई एक याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने और वहां सुरक्षा तैनात करने की मांग की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में वाराणसी की निचली अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई। ये सर्वे रिपोर्ट अदालत की ओर से नियुक्त किए गए कमिश्नर विशाल सिंह ने पेश की है। ये मस्जिद के अंदर हुए सर्वे की रिपोर्ट है। ये सर्वे 14, 15 व 16 मई को हुआ था। इससे पहले पूर्व में नियुक्त किए गए कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। अदालत ने उन्हें कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया था क्योंकि उनके सहयोगी पर मीडिया में गोपनीय जानकारियां लीक करने का आरोप था। ये रिपोर्ट मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर की है और 6 मई और 7 मई को किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अदालत में मामला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को आदेश दिया कि वो आज इस मामले में कोई भी आदेश पास न करें। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अदालत से कहा कि इस मामले में एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो निचली अदालत में वादी का पक्ष रख रहे हैं, वो बुधवार को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और ऐसे में अनुरोध है कि सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत आज इस मामले में सुनवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाली जाती है तो निचली अदालत में भी सुनवाई को रोक दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो निचली अदालत को निर्देश देते हैं कि वो इस मामले में कोई आदेश पास ना करें और सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने महाराष्ट्र में मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इलाके की मस्जिद समिति ने भी जगह पर ताला लगाने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने एक ट्वीट में राज्य में इस मकबरे के अस्तित्व की आवश्यकता पर सवाल उठाया था और कहा था कि इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। बाद में औरंगाबाद के खुलदाबाद इलाके में एक मस्जिद समिति जहां मकबरा स्थित है ने स्मारक को बंद करने की कोशिश की, जो ASI द्वारा संरक्षित है। इसके बाद ASI ने स्मारक पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए थे। सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। उनको यह अंतरिम जमानत धोखाधड़ी के मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वो 2 हफ्ते में रेगुलर जमानत के लिए संबंधित कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को देखते हुए आजम खान को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 लागू किया। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को 2 पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए एक सुपर पावर प्रदान करता है, जहां कभी कभी कानून या कानून एक उपाय प्रदान नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक आजम खान करीब 2 वर्षों से जेल में हैं। अभी जो शुरुआती सूचनाएं आई हैं उनमें यह साफ नहीं है कि वो जेल से कब तक बाहर आएंगे, क्योंकि जेल अथॉरिटी के पास जब तक लिखित आदेश नहीं पहुंचता है तब तक जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। बहरहाल रामपुर में खुशी का माहौल है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।